हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चौथा अध्याय है, जिसमें हमें पढ़ना है कि जो किताबें और कब्रें हैं वो हमें क्या बताती हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे। तो हम सीखेंगे कि दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में एक, यानी कि इसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। और हम पढ़ेंगे जो भी मवेशी, घोड़े और रथ हुआ करते थे उनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। साथ ही लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्द, उनको भी हम जानेंगे। और इसके विपरीत हम पढ़ेंगे कि कहानी, कुछ महापाषाण जो होते थे उनकी कहानी पढ़ेंगे। एंड इनाम गांव की जो कब्रें थीं उनकी क्या विशेषता थी उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कुछ और ख़ास कब्रें हुआ करती थीं तो उनके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें इस अध्याय 4 के अंतर्गत कवर करनी है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, यानी कि वेद, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो कुल वेद हैं वो 4 हैं। तो कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4। और उन 4 वेदों को हमें याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद है जो है वो है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों को हमें याद रखना है। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसके बाद जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद को माना गया है, जिसकी रचना ऐसा माना जाता है कि लगभग 3500 साल पहले हुई थी। देखिए, इतिहास में सब तिथियां जरूरी नहीं है कि याद रखी जाएं, लेकिन इनका जो कालानुक्रम होता है, क्रोनोलॉजी होती है, उसको याद रखना महत्वपूर्ण होता है। और कुछ तिथियां महत्वपूर्ण भी होती हैं जिनको याद करना जरूरी होता है। तो ये तिथि याद रखेंगे कि जो वेद हैं उनकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। अब हम जान लेते हैं कि सूक्त क्या होते हैं। तो जो सूक्त होते हैं, तो जैसे ऋग्वेद में जो 1000 से भी ज़्यादा जो भी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं वो सब सूक्त के अंतर्गत आती हैं। और जो सूक्त होते हैं उसका अर्थ होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। तो सूक्त का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो सूक्त हैं वो देवी देवता हुआ करते थे वैदिक काल में, उनकी स्तुति में लिखे गए थे। और साथ ही जो वैदिक कालीन 3 प्रमुख देवता हैं वो कौन कौन से हैं? एक हैं अग्नि, जो कि आग के देवता हुआ करते थे। इंद्र, जो कि युद्ध के देवता हुआ करते थे, और युद्ध उस समय सबसे बड़े और सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे, वो इंद्र थे। और उसके बाद सोम, और सोम भी एक देवता हैं। और ये एक जो पौधा होता है वहाँ से प्राप्त होता है, एक पेय पदार्थ, और इनको हम सोम देवता को भी पूजते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद की भाषा क्या रही है, और हम कुछ भाषाओं का अध्ययन भी करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि संस्कृत और भाषाओं का परिवार, यानी कि जो ऋग्वेद की भाषा है वो संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत। और जो संस्कृत है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो जो भारोपीय भाषा परिवार का मतलब है भारत और यूरोप। तो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत। अब भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी आती हैं। जैसे भारत की इसमें कुछ भाषाएं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। साथ ही एशिया की भाषा फारसी, वो भी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और यूरोप की बहुत सी भाषाएं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, तो ये सब भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। अब देख लेते हैं कि इन भाषाओं में कुछ समानता भी पाई जाती है। जैसे कि देखो, जो मात्र शब्द है, माँ शब्द है, तो जो माँ शब्द है वो हिंदी में यूज होता है, और जो मात्र है वो संस्कृत में, और इन्हीं को हम मदर कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये सब समानताएं भी होती हैं। अब हम कुछ अन्य परिवारों की बात कर लेते हैं भारोपीय भाषा परिवार के अतिरिक्त, जो कि एनसीईआरटी में ही गिवन है। कि सबसे पहले है एक और भारोपीय भाषा परिवार के अलावा तिब्बत बर्मा परिवार। तो इसमें पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सम्मिलित हैं।
दूसरा है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार में जो भी दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, इसके अंतर्गत जो झारखंड और मध्य भारत की जो भी भाषाएं रहती हैं वो सम्मिलित हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में हमने पहले भी जाना कि कुछ सूक्त वर्णित हैं जिनमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। तो ऐसे ही एक उदाहरण है कि जो सूक्त हैं उसमें एक वार्तालाप दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है, जो विश्वामित्र ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, वो देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं, ब्यास और सतलुज, यानी कि उस समय पे जो नदियां थी ना उनको देवियों के रूप में पूजा जाता था। तो इस सूक्त में विश्वामित्र ऋषि और दो नदियां जो कि हैं ब्यास और सतलुज, उनके बीच के संवाद को बताया गया है। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, जो इतिहासकार हैं वो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है उसका एक चित्र यहाँ पर लगाया गया है। ये एनसीईआरटी से ही मतलब लिया है हमने। और ये देखो एक पांडुलिपि है, और पांडुलिपि के बारे में हमने पहले भी जाना था कि वे लिपियां जो हाथ से लिखी जाती थी, पत्ते की छाल पेड़ की छाल पर, पत्तों पर, तो ये उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये क्या होता है कि जो भुर्ज नामक की वृक्ष की छाल होती है उस पर लिखी गई पांडुलिपि है, जो कश्मीर में पाई गई थी, तथा 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। मतलब ये जो पांडुलिपि यहाँ दिखाई गई है ना, ये ऋग्वेद लिखने के लिए सबसे पहले यूज की गई थी। अब हम जान लेते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है ना उसमें कुछ प्रार्थनाएं मिलती हैं जो कि मवेशियां, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। और जो ऋग्वेद मतलब वैदिक काल है वहाँ पर जो घोड़े हैं ना उनका उपयोग ना रथ, मतलब जो लड़ाई में रथ होते थे ना उनको खींचने के लिए किया जाता था, इसलिए वो घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करते होंगे। तो आगे हम जान लेते हैं कि वैदिक काल में युद्ध क्यों होते थे। तो वैदिक काल में युद्ध क्यों होते थे, एक मिनट, हाँ, तो वैदिक काल में युद्ध क्यों होते थे, जो मवेशी होते हैं उनको जीतने के लिए, यानी कि जो भी मवेशी हैं उनको जीतने के लिए वो लोग युद्ध करते थे। और जमीन के लिए, जैसे कि जमीन किस लिए चाहिए होगी, चारागाह के लिए, फसल उगाने के लिए, तो उनके लिए भी वो लोग युद्ध करते थे। और पानी के स्रोतों के लिए, पानी के लिए लड़ते थे, जो नदियों का क्षेत्र रहता था और जो भी पानी की समस्याएं होती थी तो लड़ते थे। और उसके बाद लोगों को बंदी बनाने के लिए, जिससे वो उनसे अपनी गुलामी करवा सके, दास बना सकें, तो इस तरीके से लोग युद्ध किया करते थे। अब जो युद्ध में जो भी संपत्ति लूटी जाती थी, जो भी धन लूटा जाता था, उसका वो लोग बंटवारा भी करते थे। यानी कि अब देखेंगे कि वो धन का बंटवारा कैसे करते थे। तो जो धन का बंटवारा है वो सरदार, पुरोहित व आम जनता के बीच होता था। साथ ही जो धन है वो यज्ञ करने में भी यूज किया जाता था। और जो यज्ञ होता था ना उसमें आहुतियां दी जाती थी, और वो आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। साथ ही उन जो यज्ञ में घी, अनाज, जानवरों की बलि भी दी जाती थी, वो जो यज्ञ होता था उसमें। और अब हम जानेंगे कि जो युद्ध है उसमें भाग कौन कौन लेता था और चीजें सारी चल कैसे रही थी। तो जो युद्ध था उसमें पुरुष भाग लिया करते थे, और जो सेना थी वो अस्थायी होती थी। लेकिन अगर कोई सलाह मशवरा करना है तो उसके लिए एक सभा बनाई गई थी जिससे वो सलाह मशवरा करते थे। तो और हम ये पढ़ ही चुके हैं कि घोड़ों का उपयोग वो लड़ाई में रथ खींचने के लिए करते थे। अब कुछ लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब ये जो शब्द हैं इनसे हमें वहाँ के लोगों की विशेषताएं पता चलती हैं कि लोगों का जो वर्गीकरण है वैदिक काल में, प्राचीन काल में, वो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो सबसे पहले हम काम के आधार पर देख लेते हैं कि काम के आधार पर कैसे विभाजन किया गया था। तो काम के आधार पर कैसे विभाजन किया गया था कि एक तो वो होते थे जो यज्ञ या अनुष्ठान कराते थे। तो
उनको हम पुरोहित कहते थे। और एक होते थे राजा, लेकिन राजा ऐसे राजा नहीं जो आगे चल के हमें देखने को मिलते हैं, जो जिनका शासन होता है। ये जो राजा होते थे, और ये इनके ना तो महल होते थे, ना ही सेना होती थी, ना ही ये टैक्स लेते थे, और ना ही आगे चलकर राजा का बेटा राजा बनता था, है ना। एक तरीके से ये लीडर होते थे। और उसके बाद जनता और समुदाय के लिए दो तरीके के लोग, जिनमें जन और विश। विश जो शब्द है वो वैश्य शब्द से लिया गया है। देखिए एनसीईआरटी के ये छोटे छोटे से जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और ये सीरीज स्टार्ट भी इसीलिए की गई है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में तकलीफ ना हो। आप इतने लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस देखते हैं एनसीईआरटी के लिए और उसमें बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो अब ये सब नहीं होगा और आप इजीली यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ो और समझो, है ना। और नोट्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हम जानेंगे कि अब इस जन में कुछ, जैसे आपने पुरुजन, यदुजन, भरतजन। भरतजन का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि हमने पहले ही अध्याय में बात की थी कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो अब हमने पढ़ा था कि भरत नाम का एक समुदाय रहा करता था, है ना। तो ये सब हमने देख लिया है और इसको याद भी रखना है। आगे क्या है कि जिन लोगों ने, और जो कुछ प्रार्थनाएं लिखी गई थी, इनकी जिन लोगों ने रचना की उनको हम आर्य कहते थे। तो जिन प्रार्थनाओं की रचना की लोगों ने, उन लोगों को हम आर्य कहते थे। और जो आर्य के विरोधी होते थे उनको हम दास या दस्यु कहते थे, है ना। तो ये दस्यु कौन होते थे, दास कौन होते थे? जो बंदी बनाए जाएंगे युद्ध के दौरान, उनको हम दास बोलेंगे। और ये जो दास थे वो यज्ञ में भाग नहीं लेते थे। साथ ही ये स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे, है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो किताबें हैं इनसे निकलकर जमीन में कुछ चीजें और दबी हुई हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अब हम महापाषाणों की कहानी पढ़ेंगे। पाषाण मतलब पत्थर और महा मतलब बड़ा, तो बड़ा बड़ा पत्थर, महापाषाणों की ऐसे हम कहानी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ महापाषाण का अर्थ भी लिखा गया है कि महा प्लस पाषाण, यानी कि बड़ा पत्थर। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो महापाषाण है ना, वो ना पत्थर का घेरा हुआ करता था और ये ताबूत समाधान के लिए यूज हुआ करते थे। कैसे, आगे हम जानेंगे। कि देखो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, इनका समय जो वो है लगभग 3000 पहले इनकी शुरुआत हुई है, यानी कि लगभग जो वैदिक काल है उसी के आसपास की बात है। और लेकिन इसका स्थान जो था वो था दक्कन, दक्षिण भारत, कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत। अब इन महापाषाणों का मकसद क्या हुआ करता था? इन महापाषाणों का क्या मकसद हुआ करता था? इन महापाषाणों का मकसद हुआ करता था कि कब्रों को चिन्हित करना, यानी कि जो भी कब्र बनाई जाती थी उनके आसपास, देखो ये जैसे ये कब्र बनी हुई है, एक मिनट, ये देखो जैसे ये जो कब्र बनी हुई है ये, तो इसके आसपास ये बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। अब ये बड़े बड़े पत्थर क्यों लगाए जाते थे? ताकि यहाँ पहचानने के लिए बात हो जाए कि यहाँ पे कब्रें हैं, ठीक है। तो ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं महापाषाण। अब हम जानेंगे कि कब्रों के अंदर हमें क्या मिला है। कब्रों के अंदर हमें क्या मिला है? कब्रों के अंदर हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, है ना। तो जो काले और लाल मिट्टी के बने बर्तन हैं और इनका नाम ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये फैक्ट यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब्रों के अंदर से जो काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना, इसको याद रखना है। उसके बाद हमें लोहे के औजार व हथियार मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो लोग लोहे का यूज भी करने लगे थे। और घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये देखिए एक तलवार है लोहे की जो हमें कब्रों से मिली है। उसके बाद हम अब इन कब्रगाहों से ना लोगों के जो सामाजिक असमानताएं है ना उनको भी पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे, कि कब्रों की तुलना करके, यानी कि अलग अलग कब्रों में अलग अलग चीजें मिलेंगी, तो हम जान सकते हैं ये कब्र आम लोगों की है या फिर राजा की है ना। तो जैसे कि देखो एक अमीर की कब्र मिली जिसमें क्या मिला है हमें, 33 सोने के मनके और एक शंख मिला है। वहीं दूसरी ओर जो आम नागरिक की कब्रें हैं वहां से हमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं, है ना। तो इससे हम जान लेते हैं कि वहां पर समाज में सामाजिक असमानताएं भी थी, अमीरी गरीबी का भेदभाव भी था।
और इन सब की जानकारी हमें कब्रों के अंदर जो हमें चीज़ें मिली हैं उनसे ही हमें पता चलती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो कुछ मतलब ऐसा है क्या, जो कुछ कब्रगाहें हैं वो हर परिवार की अलग अलग हुआ करती थी, क्या खास हुआ करता था इनमें। तो महापाषाणों में ना क्या हुआ है कि मतलब एक से अधिक कंकाल मिले हैं, तो इससे हमने अनुमान लगाया कि वो एक ही परिवार के होंगे, जानने वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, है ना। तो होता क्या था कि जो मतलब कब्र बनाई जाती थी तो उस पे अलग अलग समय पर ही वहीं जाकर अलग अलग लोग दफना दिए जाते थे, और जो मरने वाले लोग थे ना उनको एक पोर्ट होल यानी कि अंदर से एक रास्ता कर दिया जाता था, वहीं से उस कब्रगाह में दफना दिया जाता था। और होता क्या था, जैसे हमने अभी ऊपर डायग्राम देखा था, कब्रगाह में यहाँ पर दफना कर और एक बड़ा सा पत्थर चारों तरफ लगा देते थे, है ना। तो ऐसे करके जो कब्र हैं उनको चिन्हित कर देते थे वो। और अब हम जानेंगे कि इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये पहले भी एक मैंने आपके साथ मतलब इंडिया का मैप बताया था जिसमें हमने बताया था इनाम गांव कहाँ है। आप एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लें और वो पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। शायद अध्याय 2 में, हाँ 2 में पढ़ा था। और अब हम इनाम गांव को जानेंगे, जो कि इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है, और इसका जो समय है वो लगभग 3600 से 2700 साल पहले है। और यहाँ पे ना जो वयस्क लोग हैं ना, यहाँ की कब्रों से हमें क्या मिला है मतलब पता चलता है, यहाँ पर जो वयस्क लोग हैं ना उनको गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और उनका सिर कैसा होता था, उत्तर दिशा की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो लोगों को दफनाया जाता था मतलब 3600 साल पहले, 2000 साल पहले, उनको कैसे, उनका सिर किस दिशा में होता था, तो उनका सिर उत्तर दिशा में होता था। और कई बार ये घर के अंदर ही दफना लेते थे लोगों को, मतलब घर के अंदर आंगन में, और सबके पास बर्तन रख दिया करते थे, खाने पीने की चीजें रख दिया करते थे। तो ऐसा क्यों करते होंगे वो, आप बताइए, ऐसा वो क्यों करते होंगे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो लोग हैं वो कब्र के पास या फिर अंदर, कब्र के अंदर खाने पीने का सामान क्यों रखते होंगे, क्यों बर्तन मिले हमें वहां से, इसका उत्तर आप देना। अब आगे पढ़ते हैं, मतलब हमें जो पुरातत्व हैं उनको क्या मिला है कि इनाम गांव के जो लोग हैं वहाँ का रहन सहन खान पीन कैसा था। तो इसकी हमें कैसे जानकारी मिली, कुछ हमें अनाज के बीज मिले हैं। अनाज के बीजों में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, ये सब हमें मिले हैं। उसके बाद जानवरों की कुछ हड्डियां मिली हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, सुअर, चिड़िया, मछली और भी अन्य जानवर। साथ ही कुछ फल जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कुछ रसभरियां भी हमें वहां से मिली हैं। तो ये सब वहां के लोगों के जो काम धंधे हैं उनके बारे में बताती हैं। अब हम जान लेते हैं कि वहां जो कंकाल हैं उनके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। कंकालों का जो अध्ययन है उनसे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले तो कंकालों से हमें लिंग की पहचान होती है ना। तो लिंग की पहचान जो होती है वो किस तरीके से की जा सकती है। पहला तो ये कि देखो, गहने से लिंग की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय पे जो गहने थे वो तो पुरुष भी पहना करते होंगे, महिलाएं भी पहना करती होंगी। तो ऐसे गहनों से तो हम पहचान कर नहीं सकते। लेकिन सही तरीका क्या होगा, जो भी बोन्स का स्ट्रक्चर है, जो भी हड्डियों की बनावट है, उससे हाँ लिंग की पहचान हो सकती है। जैसे कि जो कूल्हे की हड्डी होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं उनका थोड़ा चौड़ा होता है पुरुषों की अपेक्षा, जो कूल्हे की हड्डी होती है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इस वजह से। और एक और बात कि 2000 साल पहले जो महर्षि चरक हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता। तो इसको आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो वो है महर्षि चरक। और ये जो पुस्तक है वो चिकित्सा शास्त्र के ऊपर लिखी गई है। अब इसमें इन्होंने दावा किया था कि शरीर में कुल 360 हड्डियां होती हैं। देख रहे हैं आप कितनी पुरानी बात है। और उस समय महर्षि चरक ने चरक संहिता में ऐसा लिखा था कि जो शरीर है उसमें कुल 360 हड्डियां होती हैं, जिसमें दांत होते हैं, जोड़ होते हैं, साथ ही कुछ कार्टिलेज। लेकिन आधुनिक विज्ञान के मतलब अनुसार आपको पता होगा कितनी हड्डियां होती हैं, वो है 206। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद रखनी है उनको हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं
वो ये हैं, एक तो जो वेदों की रचना का आरंभ है वो हमने जाना कि 3500 साल पहले हुआ था। उसके बाद महापाषाणों की शुरुआत 3000 वर्ष पहले हुई थी और इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 3700 साल पहले हुआ था। और चरक ने जो चरक संहिता लिखी थी लगभग 2000 साल पहले लिखी थी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो चौथा अध्याय है वो भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इसी प्रकार से कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।